हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर शुभम। लास्ट वीडियो में हमने एरर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होगा जो कि क्लास 11th में हैं या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन जो कि बीएससी कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिज़िक्स का कोर्स है, उनके लिए भी ये काफ़ी काम का लेक्चर होगा। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली स्केलर और दूसरी वेक्टर, ठीक है। और भी तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन उसकी यहाँ पे बाद में अभी नहीं करेंगे। तो पहले स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस हो गई, ठीक है। स्पीड हो गया, कोई ट्रेन जा रही है, कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो गए, इनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सब क्वांटिटीज़ के लिए ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हम आज पढ़ने आए हैं वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटीज़ दोज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और इतना ही नहीं, दे शुड सेटिस्फाई द वेक्टर एडिशन लॉ और वेक्टर अलजेब्रा इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे ही किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर नहीं बोल देंगे, वही क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटी होंगी जो कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करेंगी, ठीक है। क्वांटिटीज़ which have both magnitude as well as direction and satisfy vector algebra। यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि इनका अलग से एक्सप्लेनेशन है, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज़ ही होती हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हैं कि प्रेशर और करंट दोनों ही वेक्टर अलजेब्रा लॉज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, पिक्टोरियली वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे इस एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। सपोज ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये जो लंबाई है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और इस मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके चारों ओर हम मॉडुलस लगा देते हैं, तो ये कहलाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया, इस वेक्टर के ऊपर से ये वेक्टर का एरो हटा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर भी आप देख रहे हैं ये एरो है, यही दिखाने के लिए कि ये एक वेक्टर है, और ये जो हेड हो गया ये वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। ये जितना ज़्यादा लंबा होता जाएगा, ये लाइन जितनी लंबी होती जाएगी, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ रहा है। ये डायरेक्शन है, हो सकता है डायरेक्शन इधर हो जाए, इधर हो जाए। तो वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत चाहिए, तो ये हम इस एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यूनिट वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर देखिए, मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। अगर ए वेक्टर था, वेक्टर ए था, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे कैप लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक रेशियो है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, यूनिटलेस। तो यूनिट वेक्टर कैसी क्वांटिटी हो गई,
यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा कि हाँ वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ठीक है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, तो ये हमेशा कितना आएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब आपसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर है आपका, मैं यहाँ आगे यहाँ बता देता हूँ, चलिए यहाँ जगह थोड़ी कम है। कोई भी वेक्टर है, सपोज ये आपने वेक्टर ए खींच दिया इस तरह से, ठीक है, इसकी लेंथ क्या बताएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, कभी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में इसको ले आके, ठीक है, इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे करें, तरीका ये है कि आप इसके हेड और टेल बोथ साइड से इन परपेंडिकुलर एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसी तरह से यहाँ पे भी डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसके हेड और टेल, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा ए वाई और इसको लिख दूंगा ए एक्स, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर ए के क्या कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स और ए वाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है ए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है ए वाई, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू हम निकाले कैसे, ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ये लेंथ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ए एक्स को और ये लेंथ ए वाई को, लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो सपोज वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो ये है, मॉडुलस ए है, ठीक है, ये इसको मैंने सिंपली ए लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज ये जो वेक्टर था ये इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पी क्यू आर, इस तरह से हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में ज़रा कॉस थीटा अप्लाई करिए, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, अपॉन आर पी। आर पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर की लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड, है ना। आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू हो गया अपना ए एक्स और आर पी हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा, मतलब आपको एंगल अगर पता चल गया तो आपने ए एक्स की वैल्यू निकाल ली, ए एक्स की वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। इसी तरह से इसमें साइन थीटा अप्लाई करिए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर पी। पी क्यू का मतलब हो गया ए वाई, देखिए ये ए वाई के इक्वल है, ए वाई अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वाई इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा। तो इस तरह से आपने इसके कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए, एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लिया आपने, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट निकाल लिया ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल बना रहा था हमने लिया किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। आप एंगल इधर भी ले सकते थे, वाई एक्सिस से भी एंगल ले सकते थे, ऐसे सपोज ये एंगल फाई होता तो उस केस में ये ए कॉस फाई हो जाता और इधर क्या हो जाता, ए साइन फाई हो जाता। तो एंगल बदल जाने से कॉस का साइन, साइन का कॉस, मतलब एंगल किस एक्सिस से ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जिस एक्सिस से हम एंगल लेते हैं, सपोज यहाँ हमने थीटा से लिया, तो ये कंपोनेंट इसका कहलाएगा ए एक्स कंपोनेंट,
कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और जो बचा हुआ दूसरा कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मैं एंगल इधर ले लेता तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर हो जाता वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे थे, थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, इधर जेड एक्सिस हो गया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स और जेड को ऐसे ही रहने दूँ और वाई को इधर ले लूँ, ये लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्स और वाई एक्सिस कोई वेक्टर है सपोज, ठीक है, उसको इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों डायरेक्शंस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से या एक्स कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से वाई कैप के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप या फिर वाई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप या जेड कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब सपोज कोई वेक्टर है आपके पास, लिखा है 5z कैप, इसका मतलब क्या हुआ, कोई वेक्टर ए है सपोज, लिखा हुआ है 5z कैप, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में ये आपको ये वेक्टर शो हो रहा है, ठीक है ना। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, z के अलोंग, ऐसे ऐसे, कितना यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर हो सकता है, सपोज a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग कितना 2 यूनिट्स जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स और z एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स जा रहा है, ठीक है। ये मतलब हुआ। और मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अगर आप आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा, 1। यही जे कैप के अलाउंग और ये के कैप का भी अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हमेशा 1 आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर सपोज है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर इसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इन जनरल, पहले मैं इन जनरल लिख लेता हूँ। अगर कोई वेक्टर है आपके पास a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है ये, तो क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट के अंदर इसके तीनों कंपोनेंट्स यानी ए एक्स ए वाई ए जेड, तीनों कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, स्क्वायर करके तो सबको आपस में सम कर देंगे, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा साइन के साथ ऐड करना है आपको, अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आगे आंसर आप निकाल लेंगे आसानी से। इस तरह से ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ए के कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है। ये ए एक्स हो गया, ए वाई इधर हो गया, इसी तरह से तीसरी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, तो उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में ना आए तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। आगे चलते हैं। तो हमने वेक्टर
देख लिए, यूनिट वेक्टर सीख लिया, ठीक है। कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करें ये सीख लिया। अब हम चल सकते हैं वेक्टर्स के एडिशन की तरफ। तो शुरू करते हैं वेक्टर्स का एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो पिक्टोरियली सीखें वेक्टर का एडिशन कैसे होगा। दो वेक्टर सपोज आपको दे दी है, एक ये वेक्टर हो गया एक वेक्टर ये हो गया बी, ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोला गया ए और बी का सम करो, ठीक है। कैसे करेंगे? तो करने का तरीका ये है, सपोज आपको ए और बी ये वेक्टर निकालना है। आपको पिक्टोरियली पहले देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, जो वेक्टर पहले है उसको ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए कोई भी वेक्टर है उसके बराबर मैग्नीट्यूड का और उसके पैरेलल यानी कि सेम उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसको नाम कुछ भी दे दूं, लेकिन ये वेक्टर हमेशा यही वेक्टर होगा, ये दोनों सेम वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों पैरेलल हो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, तो इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके पैरेलल और बराबर मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये भी बी हो गया, ठीक है। और आपको करना क्या है, जो पहला वेक्टर था उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देना है ऐसे, ये, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से सपोज ए ऐसे होता, बी कुछ इस तरह से होता यहाँ पे, तो मैं क्या करता, ए खींचता और बी के पैरेलल वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मैंने हेड से ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, ये वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये पिक्टोरियल हमने समझ लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं वेक्टर्स के एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए क्या करना है, यही केस ले लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं ए बी, इनका रिजल्टेंट सी होगा, तो सी क्या होगा, कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, ये आपका वेक्टर है ए, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये दूसरा वेक्टर था हमारा बी, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें इसका सम निकालना है, क्या करेंगे, ए के टेल से बी के हेड को मिला देंगे, तो आइए मिला देते हैं, ये हो गया वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनके पैरेलल लाइंस यहाँ से ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है, और बी के पैरेलल एक वेक्टर कोई सी, वेक्टर दूसरा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करिए, देखिए पैरेलल लग रहे हैं, अभी नहीं, ये, तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसके पैरेलल आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी और बी के पैरेलल यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया है। और इसका जो डायगोनल है सी, वो क्या, दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको हम सी से लिख लेते हैं अभी के लिए, कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो बी वेक्टर था वो ए वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया, देखिए ए की डायरेक्शन ये है, ये बी है ना, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बी के पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, बी को हम ट्राई करते हैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की, कंपोनेंट्स में तोड़ना अभी हमने सीख लिया,
ठीक है। अब यहाँ बी को कॉम्पोनेंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से कॉम्पोनेंट्स में तोड़ने के लिए क्या करते थे, जो एक्सिस है उस पर ऐसे परपेंडिकुलर खींचते थे, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। और यहाँ कुछ नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे आर कर देते हैं, यहाँ पे एस कर देते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया पी क्यू आर एस, यहाँ पे एन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये बी है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, जहाँ बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये हो गया बी कॉस थीटा। ये लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अगर बी कॉस थीटा हो गया और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर से डाल दूँ तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है। बट इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ये बी साइन थीटा तो ये भी बी साइन थीटा, ये क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो ये बन गया बी साइन थीटा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमारे पास, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पी आर एन, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एन, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ है ना, तो हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन क्या है, पी एन है ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आर एन क्या है, आर एन ये लेंथ है, आर एन का सॉरी कितना है ये, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा हो गया, c की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू निकाल ली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a और b क्या है, a और b वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड है, c क्या है, इस समेशन का, इस सम का, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के सम का जो वेक्टर निकलेगा यानी c वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि जब दो वेक्टर्स का सम हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड सिंपली c इज इक्वल टू a प्लस b नहीं है, बल्कि c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, आप क्या करिए, उनका मैग्नीट्यूड निकालिए, सम निकालना है तो पहले उनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता होगा, ठीक है। उस एंगल का यूज करिए और यहाँ पे रख के उनके सम के लेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेकिन चूंकि आपको वेक्टर निकालना है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, इसी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एस आर एन में, इन ट्राइंगल एस आर एन हम क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे tan थीटा लगाइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एन अपॉन एस एन। तो ये आर एन कितना है, बी साइन थीटा अपॉन एस एन कितना है, थीटा मत लगाइए, एक काम, ठीक है, ओके, बी साइन थीटा अपॉन एस एन कितना है, बी कॉस थीटा,
ठीक है, लेकिन अभी बात बनी नहीं, हमें क्या चाहिए था यहाँ से आप देख रहे हैं कि tan थीटा ठीक है वो आ रहा है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ये डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए मान लीजिए कि अल्फा एंगल है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल में कितना है, पी आर एन, यहाँ कर देते हैं पी आर एन। हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा क्या है, ये सी वेक्टर ए वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू है, ठीक है। tan अल्फा लिख लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस यानी आर एन अपॉन पी एन। ये देखिए कितना है, आर एन है अपना बी साइन थीटा और पी एन है ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपकी निकल आई, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल निकाल रहे हैं वो यहाँ पे अकेला बैठा है, ठीक है, और दूसरे वाले का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे ए के साथ सामने है। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। अगर मैं एंगल यहाँ से ले लेता, बी से एंगल ले लेता सपोज फाई, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कहानी यहाँ पे चेंज हो जाती। क्या आ जाता उस केस में, फाई इज इक्वल टू आ जाता tan इनवर्स बी की जगह क्या आ जाता ए, ठीक है, ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता आपका बी का, ठीक है। यहाँ पे अकेला क्या बैठा होता, क्योंकि बी से एंगल निकाल रहे हैं, जिसके साथ निकाल रहे हैं वो यहाँ अकेला बैठा होता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता अपना बी और यहाँ पे आ जाता ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस फाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि फॉर्मूला रटे नहीं, जैसे एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी जगह है थोड़ी सी हमारे पास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सभी जो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखिए दो तरह से हो सकता है, एक तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ हो, दूसरा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ हो। तो पहला देख लेते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है आपके ए और इसको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर ए से, ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका वेक्टर होगा बी, ये भी वेक्टर होगा, ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होगा, ए टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर स्मॉल ए और कैपिटल वेक्टर ए के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिला, एक वेक्टर मिला फिर से, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। कितना चेंज हो गया, अगर आप बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के ए टाइम्स है, ठीक है। दूसरा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से, ठीक है, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखिए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर से होगा तो अब दो तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है कि वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर क्वांटिटी मिले और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इनका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो बीच में लिखेंगे डॉट, ये सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है, ए डॉट बी, सिंपली ए बी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे ए डॉट बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी ए का मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और जहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, इस तरह से अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब इसका थोड़ा देख लेते हैं, इससे हमें समझ में क्या आ रहा है। तो मैथमेटिकली हमने लिख दिया। देखिए, सपोज ये वेक्टर थे हमारे पास ए और बी, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए जरा, अगर मैं बी को ए पर प्रोजेक्ट करूं तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे पहले। इसके टेल से कोई परपेंडिकुलर यहाँ पड़ेगा नहीं, यहाँ से पड़ जाएगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। मतलब कि बी का प्रोजेक्शन ए पर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, या इसका उल्टा भी सही है। देखिए, यहीं पे दूसरा फिगर बना दिया हमने, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब आप क्या करें, देखिए ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये डाल दिया आपने परपेंडिकुलर ऐसे, ये। अब ये ए है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे या बी का प्रोजेक्शन ए पे, दोनों सही है। ठीक है, तो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के उस पर प्रोजेक्शन से, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक वेक्टर ए लिया था तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन इसी वेक्टर पे, या फिर अगर वेक्टर बी ले लिया तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं, कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1। ए और बी के मैग्नीट्यूड तो फिक्स होंगे, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। ठीक है, कॉस थीटा अगर हाईएस्ट है तो इनका प्रोडक्ट की वैल्यू हाईएस्ट होगी, अगर लोएस्ट है तो लोएस्ट होगी। जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है, 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इधर ए है और इधर बी है सपोज। ठीक है, अब आप एक बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालेंगे तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन आया। देखिए यहाँ पे क्या था, पूरी लेंथ का प्रोजेक्शन नहीं आ रहा था, बी की लेंथ इतनी बड़ी थी लेकिन बी के प्रोजेक्शन की लेंथ इतनी छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या मैक्सिमम लेंथ था, इसका मतलब इस केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 भी तो 0 होता है, कितना, सॉरी 1 होता है। ठीक है, या -1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अगली बात समझ में। तो cos 180 हो जाता है -1। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो भी मैक्सिमम देगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री हो जाए, ये इधर ए है, ए वेक्टर, इधर वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए, अब बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालिए, कितना आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल नहीं सकते, पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब बी का, इसी तरह से ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ से डालेंगे, ऐसे डालेंगे, यहाँ से यहाँ। तो कुल मिला के बात ये है कि इस केस में जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी ये हो गया कितना, 0, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए
जो आपके एक्सिस होते हैं उनके अलोंग डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप थे, ठीक है, एक्स के अलोंग एक्स कैप, ठीक है, वाई के अलोंग वाई कैप, आई कैप लिख लेता हूँ, ये जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप, ठीक है। किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट ए होता, कोई वेक्टर अपने तो पैरेलली है, वही वेक्टर है, ठीक है, आधी बात समझ में, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट के बाद ए स्क्वायर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आई का मल्टीप्लिकेशन खुद से होगा, आई डॉट आई खुद से मल्टीप्लिकेशन, ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आई डॉट आई जब आप करेंगे तो आई स्क्वायर के इक्वल होगा, ये आई क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, और के डॉट के करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों आई और जे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे cos 90, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, ये हो गया 0, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, आई जे और के, ये तीनों कैसा सेट बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट बनाते हैं, ठीक है। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स कैसा सेट बनाते हैं, आई जे के, आई जे और के, ये बनाते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब हो गया, इसमें दो शब्द हैं, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड। ऑर्थोगोनल का मतलब जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड का ये मतलब हो गया कि जब भी दो वेक्टर्स का आप क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दूसरे तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद एक वेक्टर मिलेगा हमें, मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी। जब ए डॉट बी होता था यानी डॉट प्रोडक्ट होता था उसको हम बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट क्या मिलता था, एक स्केलर मिलता था, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे, आगे बात समझ में। अब इसको निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मुझे बड़ा पसंद आता है, सपोज आपके पास ये वेक्टर था ए, इसको कॉम्पोनेंट्स में लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से। इसी तरह से बी वेक्टर्स को भी कॉम्पोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड इन के कैप, इन कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है, उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो वेक्टर सी लिखने का क्या तरीका है, वेक्टर सी सबसे अच्छा है, आप एक डिटर्मिनेंट का यूज करिए इस तरह से, देखिए इसको, यहाँ पे फर्स्ट रो में हम लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। सेकेंड रो में जो वेक्टर पहले आ रहा है, ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट्स को लिखेंगे, पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड, और जो बाद में आ रहा है उसको नीचे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका, देखिए
एक्सपेंड ऐसे करेंगे, सबसे पहले आई कैप लिखिए, आई कैप ब्रैकेट के अंदर। अब आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, मतलब ये कॉलम हट गया, ये कॉलम हट गया, और आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड बीच में हमेशा माइनस साइन, बी वाई ए जेड, ठीक है। इसी तरह से जब जे लिखेंगे तो हमेशा बीच में माइनस साइन का ही यूज करेंगे, प्लस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखने में थोड़ी सी आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। अब देखिए जे जिस रो और कॉलम में उसको हटा देंगे तो ये रो ये कॉलम हट गई, बचा कितना, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। और फिर ये हमेशा इसी तरह से सीक्वेंस में चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, के कैप वाला, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये देखिए, ये इस सी वेक्टर का ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि आई कैप का यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे जे कैप का मल्टीपल कितना हो गया, ये हो गया, तो इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। और इसी तरह से जेड कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए जेड, तो इसे ये सी के तीनों कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। तो एलएचएस में आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वाई, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। और बोथ साइड आप क्या करिए, कंपेयर करिए, तो सी एक्स सी वाई सी जेड की जो वैल्यूज हैं वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बात ध्यान ये रखनी है कि ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं, ये हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे एक राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करते हैं। आपको करना क्या है, अपनी उंगलियों को मोड़ना है, ठीक है। पहले वेक्टर ए आ रहा है तो पहले ए से, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ उंगलियों को मोड़िए, ऐसे ए क्रॉस बी, और आपकी थंब की डायरेक्शन देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डायरेक्शन है थंब की वो सी की डायरेक्शन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सी is perpendicular to the plane containing A and B, इस प्लेन के, इस पूरे इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी हैं, तो जो वेक्टर है सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका मतलब ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए चाहते हैं, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन माइनस सी होगी, ठीक है। देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, ये था, ऐसे करने वाले थे, लेकिन अब क्या, पहले बी से ए की तरफ, तो ऐसे करना पड़ेगा, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ उंगलियों को मोड़ा ऐसे, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की साइड, पहले थंब किधर जा रहा था, बाहर, अब अंदर, मतलब कि पहले जो सी था उसका उल्टा, माइनस सी, ठीक है। उसमें बी क्रॉस ए जो होगा वो माइनस सी, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, बी क्रॉस ए माइनस सी हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में बात कर लेते हैं, या यहाँ भी थोड़ा सा एंगल का हिसाब देख लेते हैं। देखिए ए क्रॉस बी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ए बी साइन थीटा के इक्वल,
ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन अभी बाकी है, डायरेक्शन के साथ आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, या फिर द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 90 होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा। 1 कब होगा, जब साइन 90 होगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। और अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए क्रॉस बी साइन 0 0, ए बी साइन 0 0। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में बात कर लेते हैं। देखिए आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू के कैप के इक्वल होती है। देखिए के कैप आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए ये सपोज इधर z एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर z एक्सिस है। इधर क्या होता है आई कैप, इधर क्या होता है j कैप, इधर क्या होता है k कैप। ठीक है, तो आई और जे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, k कैप ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो डायरेक्शन कितनी आएगी, k कैप की तरफ। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तब क्या हो जाएगा, उल्टा चले, राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। पहले जे फिर आई, तो जे फिर आई नीचे चलेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गई माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरह से आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस आई, इसको एक साथ पहले ले लेते हैं। जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। ये साइक्लिक ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, साइकिल में आप ऐसे चलते रहेंगे, आई जे के, इस तरह से आप चलते रहेंगे साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। ठीक है, के क्रॉस आई जे, इसी तरह से ये चलता रहेगा साइक्लिक ऑर्डर में, आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उल्टा चलेंगे जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सारा वेक्टर अलजेब्रा हमने पढ़ लिया, वेक्टर क्वांटिटीज कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वीडियो में हम 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम जेई की 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि सपोज आपसे बोल दिया गया कि 2 वेक्टर्स थे आपके पास, ठीक है, ए और बी। ठीक है, सच दैट, ये बड़ा फेमस प्रॉब्लम है इसलिए मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। सच दैट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये चूंकि मैग्नीट्यूड्स है, हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी, ज़रा ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बस ए बी नहीं लिखेंगे, या तो ए डॉट बी लिखेंगे या फिर लिखेंगे 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा इनके बीच का एंगल है, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू इधर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। या तो इसको लिखते हैं -2a डॉट बी वही प्लस 2a डॉट बी, या फिर हमने इसको ओपन करके लिख दिया a डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ठीक है। आप जो है इसको उधर साइड ले आइए, ये बच गया इधर 0, दिस इज इक्वल टू 4ab cos थीटा। अब देखिए 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ठीक है, 4 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ab cos थीटा 0 के इक्वल है, ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ना ही a 0 है ना ही b 0 है, इसका मतलब ये दोनों भी 0 नहीं है, तो बचा क्या cos थीटा, ये 0 के इक्वल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा में कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू, ठीक है, cos 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो खैर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।